नमस्कार, आप देख रहे हैं साझा प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। मां गंगा से की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। शाही स्नान पर पहुंचे साधु संतों और श्रद्धालु। काशीपुर के नागनाथ मंदिर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। शिवरात्रि के मौके पर की पूजा अर्चना। पूर्व मुख्यमंत्री ने किया महादेव का जलाभिषेक। रामनगर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी पर साधा निशाना। चमोली के गोपीनाथ धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने की भगवान शिव की पूजा अर्चना। भगवान भोले से मांगी मुरादें। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। आज महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हर की पौड़ी हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मां गंगा से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं इस दौरान शाही स्नान पर पहुंचे साधु संतों और श्रद्धालुओं का मुख्यमंत्री ने स्वागत भी किया है। बता दें कि कुंभ मेले का पहला शाही स्नान भी है, जिसके चलते पहले शाही स्नान पर सन्यासियों के 7 अखाड़े के साधु संत भी आज हर की पौड़ी पर स्नान करेंगे। बता दें कि 7 अखाड़ों के लिए स्नान करने का क्रम भी तय किया गया है, जिसमें सबसे पहले जूना अखाड़े के संत स्नान करेंगे। वहीं जूना अखाड़े के साथ अग्नि और अहवान अखाड़े के संत भी स्नान करेंगे। बता दें कि तीनों अखाड़े के लिए एक साथ स्नान करने की व्यवस्था की गई है। इस दौरान जूना अखाड़े के स्नान के लिए 11 से 12 तक का समय रखा गया है। वहीं दूसरे नंबर पर श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत स्नान करेंगे। उसके साथ आनंद अखाड़ा के साधु संत भी स्नान करेंगे। जूना अखाड़े के स्नान के बाद वो हर की पौड़ी पर पहुंचकर स्नान करेंगे। वहीं तीसरे नंबर पर महानिर्माणी अखाड़े के साधु संत अपने सहयोगी अखाड़े अटल के साथ स्नान करने पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे से शाम 6:30 बजे तक हर की पौड़ी में अखाड़ों के स्नान के लिए आरक्षित रखा गया है। और आज महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान है। इसको लेकर श्रद्धालुओं के बीच काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है और कुंभ मेले का पहला शाही स्नान भी है, जिसके कारण से भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और श्रद्धालु शाही स्नान के लिए जुटे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि आखिर कितनी भीड़ पहुंची है। वहां पर साधु संत भी पहुंचे हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी वहां पर शाही स्नान के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हर की पौड़ी पहुंचे और वहां पर शाही स्नान के लिए वो वहां पर पहुंचे थे और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की है। हरिद्वार से एक खबर, जहां पर साधु संत भारी संख्या में जुटे हुए हैं, श्रद्धालु भी भारी संख्या में वहां पर पहुंचे हैं। कुंभ मेले के शाही स्नान का आज पहला दिन है और भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हरिद्वार से ब्यूरो चीफ राजकुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, कुंभ मेले का आयोजन हो चुका है, आज पहला शाही स्नान है, क्या कुछ उत्साह देखा जा रहा है प्रदेशवासियों के बीच? जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको क्या बताऊं, ये आज यहाँ पर जो है महाशिवरात्रि का शाही स्नान बनाया गया। महाकुंभ का एक पहला शाही स्नान है और यहाँ पे सवेरे से ही जो है सवेरे से जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां जो है सारी पूर्वक पुख्ता कर लिए थे, इंतजाम पुख्ता कर लिए थे। और सवेरे सबसे पहले जूना अखाड़े ने जो है अपने सहयोगी अखाड़े अग्नि और तला अखाड़े के साथ जो है स्नान किया। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है अब निरंजनी अखाड़े ने स्नान कर चुके हैं।
हेलो जी राजकुमार जी। जी, अभी जो है अभी तैयारियां चल रही हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा जी, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है और संत भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, महाशिवरात्रि का पहले शाही स्नान पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है और सीएम तीरथ सिंह रावत कल शपथ ग्रहण के बाद आज सवेरे जो है हर की पौड़ी पर पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा साधु संतों का आशीर्वाद की पूजा की और मां गंगा का भी आशीर्वाद लिया और कहा कि कुंभ को भव्य दिव्य बनाने के लिए हर तरह के जो भी तैयारियां हैं वो पूर्ण हैं और किसी तरह की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। जी, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने बताया कि नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वहां पर पहुंचे और उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है, ऐसे में क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं जिससे कि जो श्रद्धालु हैं और जो संत समाज के लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या न हो और आसानी से शाही स्नान का आनंद ले सके? जी बिल्कुल पूजा, ये जो शाही स्नान के लिए जो अखाड़े निकल रहे हैं उन अखाड़ों के जो रास्ते हैं, मार्ग हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से खाली करा लिए गए। चारों तरफ पुलिस की जो है सुरक्षा के लिए टुकड़ियां तैनात की गई है और यहाँ पर अब हर की पौड़ी बिल्कुल खाली है, उसकी साफ सफाई चल रही है इस समय और आरक्षित है। उसमें 6:30 बजे तक यहाँ पर किसी भी श्रद्धालुओं के लिए आने जाने में बिल्कुल पाबंदी है और सिर्फ अखाड़े और साधु संत सन्यासी ही उसमें अखाड़े में स्नान करेंगे। सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। जी, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आज महाशिवरात्रि है और महाकुंभ का शाही स्नान का पहला दिन भी आज है, ऐसे में श्रद्धालुओं की भी भारी संख्या देखी जा रही है और संत समाज के लोगों की भी भारी संख्या है, तो क्या इसको लेकर कोई समय सीमा तय की गई है श्रद्धालुओं के लिए और संत समाज के लिए? जी पूजा, बिल्कुल सही सवाल आपका। श्रद्धालुओं के लिए और अन्य घाट जो है स्नान घाट, वहाँ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। मालवीय घाट है, मालवीय द्वीप है, सुभाष घाट है और बिरला घाट है और पंत। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के वसंत विहार स्थित घर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को अपना राजनीतिक गुरु कहते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिली है। सीएम ने कहा कि मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी मेरे पिता जैसे हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैं आज यहां तक उन्हीं की वजह से पहुंचा हूं। जनरल साहब मेरे पिता तुल्य थे और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। आज मैं यहाँ तक हूँ तो उन्हीं के कारण यहाँ तक जो सीख के आया हूँ और वो मेरे आदर्श के रूप में भी मैं उनको मैंने तो हड़का तो वही है जो अपनापन जिसमें होता है, तो बच्चे को ही हटाया जाता, बाकी और किसी के जिसके अधिकार है उसको हटाया। सर उससे सीख ली है। सर आप कुंभ आज केवल आज महाशिवरात्रि और पहला शाही स्नान है, इसमें सभी अखाड़े हैं, तो उनका स्वागत के लिए मैं जा रहा हूँ और मैंने ये कहा कि उनका भव्य दिव्य स्वागत हो, अभिनंदन हो और फूलों की वर्षा हो। हेलीकॉप्टर सारे फूलों से वर्षा करेंगे, यह व्यवस्था वहाँ भी है और जो आने वाले हों वो सब आए, कोई रोक टोक न हो, ये मैंने कहा है। सर तीरथ तो बहुत समर्पित कार्यकर्ता है, बहुत लंबे में कहानियां। जब मैं शुरू में उनका साथ आए थे तो तीरथ तो उसमें मुझे तीरथ के पीछे चलना पड़ता था, ये इसको लोग जानते थे, मुझे कोई पहचानता नहीं था। तो ये है बहुत समर्पित लोगों का साथ मुझे मिला है, मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। फौज में आने के बाद राजनीति में आया, राजनीति का कुछ पता नहीं था और बहुत सारे अच्छे लोग, अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता थे और लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया, मार्गदर्शन किया और जो मुझे मैं कर पाया। 2022 में चुनाव होना है, तीरथ जी के नेतृत्व में कितनी आशाएं हैं कि फिर से भाजपा सत्ता वापसी करेगी? भारतीय जनता पार्टी का अपना एक चरित्र है और नेतृत्व का प्रभाव पड़ता है। तीरथ सिंह अपने आप में बहुत योग्य व्यक्ति है, साथ ही साथ पूरा समय व्यक्ति, उसका पृष्ठभूमि आप देखिए, बचपन से ही जो संगठन में काम करता है और लंबे समय से जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई
दाग नहीं है, कोई आरोप नहीं है, तो उसी नेतृत्व वाले भी लोग करते हैं, लोग देखते हैं नेतृत्व कैसा है, उसके आधार पर मुझे पूरा विश्वास है अच्छा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी पूजा, कल जैसे ही उन्होंने 4 बजे वहां पर शपथ ग्रहण समारोह और पूरा किया और उसके बाद उन्होंने अगर देखा जाए तो बाद में कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले, वरिष्ठ नेताओं से मिले, सभी से मिले और उसके बाद उन्होंने कुंभ को लेकर एक बैठक भी की और वहां जो आज शाही स्नान था उसके लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए श्रद्धालुओं के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से जब ये शाही स्नान करने संत लोग जा रहे हों तो उन पर भारी फूलों की वर्षा की जाए, ये आदेश उन्होंने किए थे। और आज सुबह फिर वो आज यहाँ जो उनके पिता तुल्य हैं भुवन चंद खंडूरी, जो पौड़ी से सांसद भी रहे और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे, आज उनके आवास पर सुबह पहुंचे और उनका वहां पर आशीर्वाद लिया। वही उन्होंने मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा कि जो भुवन चंद खंडूरी हैं मेरा पिता तुल्य हैं, इन्होंने ही मुझे सारा सिखाया, डांट भी दी है, पढ़ाया भी, और आज इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ और मैं इनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि मैं बना हूँ और उन्होंने कहा कि जो कुंभ मेले की तैयारी है उसको विशेष ध्यान दिया जाएगा और साथ ही सबसे बड़ी बात है उन्होंने कहा कि वहां कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। मंत्रिमंडल के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत जल्दी हाईकमान से और अन्य बड़ी नेताओं से निर्णय लेकर जो मंत्रिमंडल है उसको भी बनाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा जो प्राथमिकता है हमारी 2022 में उन्हें भाजपा की सत्ता को जो वापसी में लाना है, इसमें सब लोगों से मिलकर काम शुरू किया जाएगा। जी, जिस प्रकार से अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं नए मुख्यमंत्री, ऐसे में बीजेपी के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा था जनता का, तो क्या इससे ये समझ सकते हैं कमल जी कि कहीं न कहीं अब तीरथ सिंह रावत जनता के बीच बीजेपी पर फिर से विश्वास जताने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है पूजा, कल ही इन्होंने यहाँ पर शपथ ग्रहण लिया है और आज ही मैं हरिद्वार पहुंच गए, कुछ बैठकें भी करी हैं, वहाँ खंडूरी जी के यहाँ भी गए हैं। तो लगातार उनका यही है कि सबसे बड़ी, मैं कहता हूँ उनकी बहुत बड़ी चुनौती है, सबको साथ लेके चलना है, अधिकारियों पे कमान बनानी है, जो योजनाएं चल रही हैं उनको ठीक करना है। और 2022 में कुछ ही समय 7-8 महीने यहाँ पर रह गए हैं, बहुत कम समय है, ऐसा उनको करना, जनता के बीच में जाना, जनता का विश्वास जीतना है कि 2022 में दोबारा भाजपा की सत्ता आए। इसके लिए लगातार उनको एक बहुत बड़ी चुनौती है, हाईकमान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उन्होंने जो तीरथ सिंह रावत को हटा के तीरथ सिंह रावत को यहाँ जगह दी है। अब उनके चेहरे का कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा पाती है और कितना लोगों के बीच में जा जाके अपना एक चेहरा बहुत बना सकते हैं जिससे 2022 में पुनः भाजपा की सत्ता वापिस आए, इसको लेकर अब तीरथ चुनौती, अब देखना अपनी चुनौती कितना खरा उतरते हैं, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कमल जी कि अब तीरथ सिंह रावत एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 2022 चुनाव में, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत ने आज श्री नागनाथ मंदिर पहुंचे, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर में अमरनाथ प्रशांत शास्त्री और गणेशनाथ गोस्वामी ने उन्हें पूजा अर्चना कराई। इस दौरान मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ सेल्फी लेने की होड़ में लग गए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने मंदिर में जलाभिषेक के बाद वहां मौजूद श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटा। शिवरात्रि है, मैं सब लोगों को इस महान पर्व के मौके पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बम बम भोले। राज्य के और देश के कल्याण की भी कामना करता हूं, मगर हमारे राज्य पर जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता भाजपा ने थोप दी है, यह हम सब के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रामनगर पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनपुर चौक पर हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 4 साल से एक ही मुख्यमंत्री सत्ता चलाते हैं और फिर नाटकीय तरीके से उसे हटा दिया जाता है। ये प्रदेश की जनता के साथ धोखा है, क्योंकि किसी को लाने और हटाने का विशेष अधिकार जनता का ही होता है। देखिए, भाजपा ने राज्य की जनता के ऊपर एक बार
फिर उसके साथ धोखा किया है। आप 4 साल एक व्यक्ति से सरकार चलाते हैं और बिना ये बताए कि किस कारण उसको हटाया गया है, नाटकीय तरीके से उसको हटाते हैं। किसको लाते हैं ये आपका विशेषाधिकार है, जिसको लाए हैं हम बधाई देते हैं, लेकिन राज्य की जनता के तौर पर, जनता के एक हिस्सा होने के तौर पर हमारा अधिकार है कि हम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से पूछें कि इतने नाटकीय तरीके से मुख्यमंत्री बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी। और गोपेश्वर के प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से भक्त गोपीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं मंदिर परिसर में चारों तरफ भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बता दें कि उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों में से एक है श्री गोपीनाथ धाम। वहीं ये धाम साल भर भक्तों के लिए खुला रहता है। यहाँ पर 6 महीने चतुर्थ केदार रुद्रनाथ भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं इस मंदिर की मान्यता है कि इसी जगह भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। इस धाम में भगवान शिव का एक विशाल त्रिशूल भी मौजूद है। कई वर्षों से काफी पौराणिक मंदिर होने के कारण और कई मान्यताओं के आधार पर इस मंदिर की काफी प्रसिद्धि है। तो इस क्षेत्र में पूरे अपने चमोली जनपद में या चमोली जनपद या गोपेश्वर से लगे हुए जो इलाके हैं, वहाँ से कई श्रद्धालु समय समय पर यहाँ आते रहते हैं। और शिवरात्रि को यहाँ की मान्यता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रभु भोले शंकर ने यहीं पे कामदेव को भस्म किया था। आज पूरे देश में और पूरे विश्व में सनातन धर्मियों द्वारा श्री महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। जो वैसे तो प्रत्येक माह में शिवरात्रि होती है, परंतु निश्चित काल में फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को विशेष महात्म्य इस शिवरात्रि का है। और हमारे यहाँ पे गोपेश्वर श्री गोपीनाथ जी, रुद्रनाथ जी के धाम में। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, आज महाशिवरात्रि है, ऐसे में देवभूमि के लोगों के बीच क्या उत्साह देखा जा रहा है? पूजा अगर सब बात करें तो महाशिवरात्रि है को सबसे बड़ी बात यह है कि आज बहुत कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का जो त्योहार है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महाशिवरात्रि पूरे उत्तराखंड नहीं पूरे देश में मनाई जा रही है जी। और आज सभी भक्त लोग यहाँ इस महाशिवरात्रि बनने सुबह जाके जल चढ़ा रहे हैं और सबसे बड़ी जल चढ़ा रहे हैं और लोगों को भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। जी, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारी भीड़ देखने को मिल रही है वहां पर श्रद्धालुओं की, ऐसे में कोरोना काल भी चल रहा है, क्या कुछ विशेष व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए? जी, अगर पूजा बात कहें तो सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल कोरोना काल का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कोई सब लोग अपना जो कोरोना काल है उसको ध्यान से रखे चलें और सभी लोग कोरोना काल का गाइडलाइन पालन कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो देर रात से ही मंदिरों में लगातार भीड़ जुट गई थी और विभिन्न मंदिरों में लगातार लोग श्रद्धालु जा रहे हैं और भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं और सब कुछ यही मांग रहे हैं कि जल्दी से जो कोरोना है ये जल्दी जल्दी और खत्म हो जाए और सुख शांति स्थापित हो। इसको लेकर लगातार यहाँ पर लोग मंदिरों में जाके पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल कमल जी, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और लोगों के बीच उत्साह भी देखा जा रहा है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड के राजभवन में इस बार पुष्प प्रदर्शनी बसंतोत्सव का आयोजन 13 और 14 मार्च को होगा, जिसको लेकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल 13 मार्च सुबह 9 बजे करेंगे और 11 बजे से प्रदर्शनी को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि पुष्प प्रदर्शनी हर साल राजभवन में आयोजित की जाती है, लेकिन पिछले साल कोविड-19 के चलते इसका आयोजन नहीं किया गया था। इस दौरान राज्यपाल बेबी रानी ने पुष्प प्रदर्शनी में बच्चों के लिए 2 घंटे आरक्षित करने के लिए निर्देश भी दिए हैं, जिसमें गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। आप सब मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम 13 और 14 मार्च को राजभवन में फ्लावर्स को बसंत उत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। आपको विदित है और ये 2003 से प्रारंभ हुआ है। पुष्प प्रदर्शनी के रूप में शुरू हुआ ये आयोजन दिन ब दिन लोकप्रिय होकर अब एक बड़े सांस्कृतिक एवं आर्थिक महोत्सव के रूप में हो चुका है।
देहरादून के अलावा उत्तराखंड के हमारे जो पुष्प प्रेमी हैं, जिनमें फूलों से प्यार है, वो सब लोग इसका बहुत इंतजार करते हैं कि राजभवन में आयोजित हो तो हम भी जाएंगे। पिछले वर्ष हम कोविड की वजह से इसको नहीं कर पाए थे, परंतु इस वर्ष सभी सावधानियों के साथ इसका आयोजन करने का निर्णय लिया। और उधर केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई सोमवार को सुबह 5 बजे खुलेंगे, जबकि 14 मई को श्री केदार बाबा की चल विग्रह पंचमुखी डोली प्रस्थान करेगी। बता दें कि प्रमुख डोली ओकारेश्वर मंदिर उखीमठ से केदारनाथ धाम को प्रस्थान करेगी। वहीं आज शिवरात्रि के मौके पर विधि विधान से श्री ओकारेश्वर मंदिर उखीमठ में कपाट खुलने की तारीख तय की गई है। साथ ही परंपरा के साथ इसकी पूजा अर्चना की गई। शिवरात्रि के मौके पर हर साल पंच केदार गदी स्थान और ओकारेश्वर मंदिर उखीमठ में भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने का दिन निकाला जाता है। कपाट खोलने के लिए उखीमठ में बाबा भैरवनाथ की पूजा 13 मई को होगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, केदारनाथ के अब कपाट खोलने की तारीख घोषित कर दी गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी पूजा, अगर कहें तो 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट आज खोलने की तिथि निकाली जाती है और उखीमठ में पहुंचन मंदिर में ये आज यहाँ पर घोषणा की गई है कि 17 मई 5 बजे, अगर देखा जाए 17 मई सुबह प्रातः 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आज भगवान बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसकी घोषणा आज कर दी, क्योंकि जब इस शिवरात्रि होती है तो बाबा केदारनाथ के कपाट खोलने की यहाँ पर तिथि निकालती है, विधि विधान से पूजा कर दी जाती है और पूरी पुरोहितों द्वारा इसका पूरा आकलन करके इसकी तिथि घोषित हो जाती है। और आज सबसे बड़ी बात है, 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ जो है विश्व प्रसिद्ध धाम, 17 मई तो अगर 5 बजे अगर कहें तो हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह कपाट खोल दिए जाएंगे, जिसको लेकर यहाँ पर अभी अगर कहें तो अगले महीने से हमारे तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर लाखों लोग बाबा केदारनाथ में आते हैं और बताया जाता है कि साक्षात महादेव यहाँ पर निवास करते हैं और लोग यहाँ पर आके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी, ऐसे में कमल जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने बताया कि 17 मई से शाम को कपाट खोल दिए जाएंगे, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह रहता है केदारनाथ पहुंचने का और शिव जी के दर्शन करने का, तो क्या इसको लेकर कोई विशेष तैयारियां की गई हैं? काफी लंबे समय के बाद केदारनाथ के कपाट एक बार फिर से खोले जा रहे हैं। जी, अगर पूजा बताएं तो जब यहाँ 6 महीने के लिए जब यहाँ बर्फ पड़ती है तो यहाँ भगवान के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जो भगवान का होता है वो उखीमठ में यहाँ पर भगवान की डोली लाई जाती है। तो मैंने आपको बताया कि आज जब महाशिवरात्रि का दिन होता है तो यहाँ पर बाबा के फिर कपाट खोलने की तिथि की जाती है। जो 11वें ज्योतिर्लिंग है बाबा केदारनाथ, उनका कपाट 17 मई प्रातः 5 बजे, सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के कपाट खोले जाएंगे, जिसको लेकर लोगों में अभी से उत्साह बना हुआ है। और हमें बताता है ना कि जब यात्रा शुरू होती है तो हजारों लाखों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। कहा जाता है कि साक्षात महादेव यहाँ पर निवास करते हैं, तो यहाँ पर लाखों लोग आते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। कहा जाता है जो भी केदारनाथ भगवान के दरबार पे आता है, यहाँ पर जो उनसे मांगता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसको लेकर लोगों में बड़ा खुशी का वो है कि और 17 मई तय की गई है और सुबह प्रातः 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, उस टाइम बाबा के कपाट खोले जाएंगे, जिसकी तिथि आज यहाँ पर घोषित कर दी गई है। जी, 17 मई से सुबह 5 बजे ही कपाट खोल दिए जाएंगे, तो क्या इसको लेकर कोई विशेष गाइडलाइन जारी की गई है जिसका ख्याल रखते हुए श्रद्धालु वहां पर दर्शन कर सकेंगे शिव जी के? जी, अगर पूजा बात करें तो अभी अगर मार्च महीना चल रहा है, अभी लगभग 2 से ढाई महीना यहाँ पर है और सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अभी तो वहां पर इतना बर्फ पड़ी है, पूरा भगवान का जो पूरा भी केदारपुरी है बर्फ से ढकी हुई है। जैसे जैसे बर्फ कमा खत्म होती है और उसके बाद जब ये चारों धाम की यात्रा शुरू होगी बाबा केदारनाथ के, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो उससे पहले राज्य सरकार यथास्थिति देखते हुए गाइडलाइन जारी करते हैं कि उस टाइम क्या स्थिति है, क्या से कैसे क्या क्या छूट दी जाए, कैसे कैसे किया जाए। तो ये समय से पूर्व अगर हम कहें तो लगभग 15 दिन पहले ही यहाँ पर गाइडलाइन जारी की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान की तिथि आज घोषित हुई है। बाबा केदारनाथ के कपाट जो 17 मई सुबह 5 बजे खोल किए जाएंगे, ये बहुत हर्ष का विषय है। जी बिल्कुल, काफी अच्छी खबर श्रद्धालुओं के लिए है जो केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं कि अब केदारनाथ के कपाट जो है 17 मई से सुबह 5 बजे खोल दिए जाएंगे। इससे आसानी होगी श्रद्धालुओं के लिए बाबा शिव जी के दर्शन करने के लिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कमल जी।
चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत नैनबाग में क्यूआरटी कैंप का आयोजन किया गया। बता दें कि यह कैंप टिहरी जिला विकास अधिकारी और धनौल्टी उप जिलाधिकारी के निर्देश पर आयोजित किया गया, जहां नैनबाग क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों के साथ साथ ग्रामीणों ने भी कैंप में हिस्सा लिया। बता दें कि इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्रीय समस्याओं को विस्तार से रखा। आज नैनबाग में त्वरित समाधान कैंप आयोजित किया गया, जिसमें हमें 84 शिकायतें प्राप्त हुई और जिसमें से 26 का हमने वहीं पर निस्तारण कर दिया है। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिनका शासन स्तर पे लंबित होना पाया गया है, जिलाधिकारी महोदया को अवगत करा दिया जाएगा और मैडम इसको शासन स्तर से फॉलो करेंगे। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।